को समझने का दिन है। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान जेएनयू में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगे। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे, वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को भी संदेश दिया। हमारी विचारधारा राष्ट्र हित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। इससे पहले जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाए जाने का जेएनयू छात्रों ने विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी गो बैक के नारे लगाए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में छात्र संगठन ने वाइस चांसलर जगदीश कुमार की नियुक्ति पर सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि विद्वानों को तैयार करने वाले जेएनयू की प्रतिष्ठा को वाइस चांसलर नुकसान पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के मुताबिक कोरोना संक्रमण काल में रोजगार गंवाने वालों को रोजगार दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर पैकेज 3 की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी और अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ कोरोना काल में नौकरी खोने वालों को मिलेगा। 13,73,33,000 रुपए के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो। इस पर भी काम शुरू हुआ है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 15,000 रुपए प्रति माह से कम है और वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं। इसके तहत 1,000 से कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियुक्तिकर्ता दोनों की ईपीएफओ की 24% हिस्सेदारी 2 साल तक सरकार देगी, जबकि 1,000 से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वालों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के 12% हिस्से का भुगतान करेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नौकरी देनी होगी और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नई भर्तियां करनी होंगी। सरकार की ये योजना 30 जून 2021 तक चलेगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 8वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान सैनिकों को पेंगोंग लेक के फिंगर 4 इलाके से हटाए जाने के प्रस्ताव का खंडन किया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट से भारत और चीन के सैनिकों, टैंकों, तोपों और हथियारों से लैस वाहनों की वापसी पर कोई सहमति नहीं बनी है। भारत सरकार के मुताबिक 6 नवंबर को हुई कोर कमांडर स्तर की चर्चा के बाद जारी प्रेस रिलीज में साफ शब्दों में डिसएंगेजमेंट प्रस्ताव पर बनी सहमति का जिक्र है। इसके अलावा भारत और चीन ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर जोर दिया था। जल्द ही एक और दौर की बैठक पर भी सहमति जताई गई थी। इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि 6 नवंबर को हुई कोर कमांडर स्तर की चर्चा में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्रस्ताव पर बनी सहमति के मुताबिक अप्रैल-मई 2020 से अब तक पेंगोंग लेक इलाके में निर्माण किए गए सभी स्ट्रक्चर्स को नष्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी सहमति बनी कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके में दोनों ही देश की सेनाएं पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाएंगी। भारत में ट्विटर पर पाबंदी लग सकती है। ट्विटर ने 9 नवंबर को लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जगह जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाया था, जिस पर केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस भेजकर 5 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने ट्विटर से पूछा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक अगर ट्विटर का जवाब तय समय पर नहीं आया या फिर जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो ट्विटर के अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है और आईटी एक्ट के तहत ट्विटर पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। भारत सरकार के नोटिस के बाद ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दिखाने वाली गलती को सुधार लिया है, जबकि लेह को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताने वाली गलती को नक्शे में अब तक सही नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वीं भारत आसियान वर्चुअल समिट को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। इस वर्चुअल समिट में भारत के साथ 10 आसियान देशों ने हिस्सा लिया, जिसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अवमानना के मुकदमे के लिए सहमति दे दी है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि कुणाल कामरा के ट्वीट बेहद आपत्तिजनक हैं। कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट पर आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। वकील रिजवान सिद्दीकी ने अटॉर्नी जनरल से कुणाल कामरा पर आपराधिक अवमानना के केस के लिए सहमति मांगी थी। कुणाल कामरा ने बुधवार को अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद विवादित ट्वीट किए थे। कामरा ने जमानत का आदेश देने वाले जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन में डिप्रेशन को आत्महत्या का कारण बताया है। सूत्रों के मुताबिक आसिफ बसरा पिछले कई वर्षों से मैक्लोडगंज में अपनी एक विदेशी दोस्त के साथ किराए के मकान में रहते थे। कहा जा रहा है कि आसिफ दोपहर को अपने डॉग को घुमाने के लिए निकले थे और वापस आकर डॉग को बांधने की रस्सी से ही फांसी लगा ली। निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी। इस मामले की सुनवाई अब रोजाना होगी। इस केस में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जिला अदालत को चिट्ठी लिखकर फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की थी, क्योंकि मामला संवेदनशील और महिलाओं के साथ हुए अपराध से जुड़ा था। कानूनी प्रोसीजर जो चल रहा है ठीक चल रहा है और उम्मीद है जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे दोबारा कोई ऐसा केस न हो पाए। केस में फास्ट ट्रैक सुनवाई होने के बाद निकिता के परिवार को उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में इंसाफ मिल जाएगा और आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी। इस मामले में 700 पेज की चार्जशीट पहले ही फाइल की जा चुकी है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव में अभियान चलाकर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला एनडीए लेगा। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा। वहीं महागठबंधन के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.